नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी पॉलिटी पढ़ना हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा पॉलिटी है और चैप्टर नंबर आज हमारा है 6th। आज के चैप्टर का हमारा नाम है कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशंस, यानी कि गांव का प्रशासन। कल हम लोगों ने जाना था बीते हुए चैप्टर में कि गांव जो होता है उसकी गांव के अंदर पंचायती राज व्यवस्थाएं कैसी होती है, कैसे ग्राम सभाएं लगती है, कैसे ग्राम सचिव का कार्य होता है, कैसे एक सरपंच को चुना जाता है, वो चीज़ें जानी थी। लेकिन गांव के अंदर प्रशासन कैसे होता है, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से ज़मीनों का बंटवारा होता है, कई बार आपस में झगड़े हो जाते हैं तो उसको कैसे सुलझाया जाता है, गांव के लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपस में लड़ लेते हैं तो वो अपनी रिपोर्ट कहाँ लिखा के आएंगे। के अलावा तहसीलदार का काम क्या होता है, पटवारी का काम क्या होता है, ज़मीनों को नापा कैसे जाता है, तरीके क्या हैं, या पटवारी को अलग अलग राज्यों में या कहीं कहीं अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, वो नाम क्या है। तो इन सभी के बारे में ये चैप्टर नंबर 6 हमें सिखाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिएगा, सबसे पहली बात है कि हमें जानना क्या है, आज टॉपिक कौन कौन से। पहला टॉपिक हमें जानना है कि पुलिस थाने का जो क्षेत्र होता है वो कौन सा, किस एरिया का क्षेत्र होता है, पुलिस थाने का मतलब मेन काम क्या है, ठीक है। उसके अलावा राजस्व विभाग का काम क्या है, ठीक है, कौन सा विभाग राजस्व होता है, वो कैसे काम करता है, और एक नया कानून आया है हिंदू अधिनियम धारा 2005 के तहत, तो इसको भी हम लोग जो है जानने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमें सिखा देगा ये चैप्टर। अब देखिएगा, सिंपल सी बात है कि जैसा कि अभी मैंने कहा था आपको कि दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है कि एक व्यक्ति है मोहन और एक व्यक्ति है रघु। ये दोनों ही एक फार्मर है, किसान है, और जिनमें से जो मोहन है वो एक गरीब किसान है और रघु जो है वो एक अमीर किसान है। इन दोनों के आपस में जो है एक छोटा सा खेत के टुकड़े के लिए जो है या मेड़ के लिए, मेड़ जो खेत के बाहर जो होती है उसके लिए लड़ाई हो गई है। और हुआ क्या कि रघु ने मेड़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और अपनी ज़मीन के अंदर जो है शामिल कर लिया। इस वजह से दोनों के बीच में जो है वो झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, ठीक है। अब ये मारपीट का जो मामला है ये कहाँ जाने वाला है, इसी झगड़े में पुलिस थाने की भूमिका क्या होगी। अब हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होगा, एक एरिया होता है। ऐसा नहीं है कि एक पुलिस स्टेशन है तो वो पूरे हरियाणा को संभालेगा या पूरे राजस्थान को संभालेगा या पूरे यूपी को संभालेगा। एरिया बंटा हुआ होता है कि इस चौकी का इतना एरिया है, इस चौकी का इतना एरिया, इस चौकी के अंतर्गत इतने गांव आ रहे हैं, इस चौकी के अंतर्गत इतने गांव आ रहे हैं। इन लोगों का काम क्या होता है, उस एरिया के अंदर अगर कोई चोरी हो गई है, कोई दुर्घटना हो गई है, कोई मारपीट किसी ने आपस में कर ली है, कोई झगड़ा हुआ है, तो ये सारी की जितनी भी रिपोर्ट होती है ये उसी थाने में जाके लिखवाते हैं। अब क्या है, उस थाने की ये जिम्मेवारी होती है कि दो गुटों के बीच में अगर झगड़ा हुआ है तो उन झगड़े की पूछताछ करे, उन दोनों के आपस में जो है बातचीत करे, और मामले की जो है अगर किसी गलती है तो उसको न्यायालय तक लेके जाए या उसको जो है गिरफ्तार करे या जैसे भी उस पर जो है वो न्याय दिलवाने का काम करे। अब पुलिस थाने में होने वाले काम क्या होते हैं, तो पुलिस थाने में होने वाले काम यही होते हैं कि जैसे मोहन है उसने सारी घटना थानेदार को बताई और उसने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार ने उससे जो भी उसने जो बात कही थी वो नहीं मानी। तो उसके बाद में सबूत क्या पड़ोसियों को बुलाया, तब जाके उसने जो है रिपोर्ट लिखी। अब आपको मैं यहाँ पे यही बता देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल इसलिए दे रखा है सारा कि औरों को बुलाया बिना अकेले कहे कि नहीं मानी। इसका मतलब ये है कि जो कानून है उसको एक गवाह की जरूरत पड़ती है। पुलिस भी जो है, पुलिस तो बिना गवाहों के जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं करती है। पहले तो होगा क्या, जो आप रिपोर्ट लिखाने जाओगे अपनी बात बताएंगे, उसको साबित करने के लिए 2-4 गवाह भी होने चाहिए जिन्होंने उस मामले को देखा है या सुना है या जिस भी तरीके से वो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। अगर वो उस बात को जो है प्रूफ कर देते हैं, दोनों की बात मैच हो जाती है, तो पुलिस जो है मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर उस पर आगे की कार्रवाई जो है वो होती है। ये तो बात हुई पुलिस वाली। अगला इंपॉर्टेंट इसमें दे रखा है राजस्व विभाग का काम क्या होता है। अब देखिएगा, जो राजस्व विभाग है उसका मेन काम होता है कि जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। यही काम करना राजस्व के डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है एक व्यक्ति जिसका नाम है पटवारी। पटवारी वर्ड से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, सभी आप जानते भी हैं कि पटवारी होता कौन है, क्या काम करता है। मेनली हमारा नाम जैसे ही हमारे दिमाग में पटवारी वर्ड आता है तो हमारा मतलब सिंपल सोचना भी यही होता है कि ज़मीन से ही रिलेटेड होगा, ये ज़मीन को नापना है, ज़मीन का रिकॉर्ड रखना, इसी का ही काम होगा। तो आपसे सिंपल सा सवाल हो कि पटवारी का काम क्या है, ज़मीन का रिकॉर्ड रखना, और दूसरा काम क्या है, नापना।
अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक राज्य में इसको पटवारी ही कहते हैं, कई जगह पटवारी कहते हैं, कई जगह इसको लेखपाल कहते हैं, कई जगह इसको कर्मचारी के नाम से भी पुकारते हैं, कई जगह इसको ग्रामीण अधिकारी के नाम से पुकारते हैं, कई जगह इसको कानूनगो भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में लेखपाल की भर्तियां आती है, आप लोगों ने सुना होगा, कई जगह कानूनगो की भर्ती आती है, कई जगह ग्रामीण अधिकारी। तो ये सारे नाम वही है, पटवारी ही होता है। लेकिन हमारे इस एनसीईआरटी के इस चैप्टर में जो है, यहाँ जमीन का जो भी व्यक्ति लेखा जोखा रख रहा है उसके लिए पटवारी वर्ड का ही उपयोग किया गया है कि वही होता है पटवारी जो जमीन का लेखा जोखा रख रहा है। अब पटवारी जो है वो कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसा नहीं कि एक पटवारी को एक ही गांव मिलने वाला है, हो सकता है एक पटवारी को 10 गांव भी दे दे, हो सकता है एक पटवारी को 5 दे दे। वो डिपेंड करता है कि ग्राम पंचायत कितनी बड़ी है, उसी हिसाब से, या गांव की जनसंख्या कितनी बड़ी है, या कितना इलाका है जमीनों का। क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी वो जाहिर सी बात है उतना ही ज़्यादा एरिया भी तो रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा एरिया है तो जनसंख्या का, हालांकि 100% तो इन दोनों पर डिपेंड नहीं होता जनसंख्या और एरिया का, लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो इन दोनों का रेशियो तो रहता ही है कहीं ना कहीं। ओवरऑल पटवारी तो डिपेंड तभी होता है कि ग्राम पंचायत का एरिया कितना बड़ा है, पंचायती भूमि कितनी बड़ी है। पंचायत इस पटवारी का एक काम जो होता है, गांव के लोगों को क्या होता है, एक तो जमीन का रिकॉर्ड तो रख रहा है, दूसरे अलावा जिसमें वो रिकॉर्ड रखता है ना उसको खसरा बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों ने कभी देखा होगा एक कपड़े का सा बना होता है नक्शा सा, उसी को ही खसरा बोलते हैं। पटवारी द्वारा गांव के लोगों की जमीन का रिकॉर्ड को रखने वाले रजिस्टर जो होता है उसी को खसरा बोला करते हैं। अब जमीन के नक्शे के अनुसार जो है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, कपड़ा सा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जमीन के नक्शे बने होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, और आमतौर पे पटवारी के पास में जो है खेत नापने के भी तरीके होते हैं, वो अलग अलग तरीकों को अपनाता है। जैसे सबसे पॉपुलर तरीका है कि एक लोहे की जंजीर सी होती है, उसको जरीब कहते हैं। आप लोगों ने शायद यकीनन इसको सुना होगा अगर आप गाँव से बिलोंग रखते हैं तो, कि जब दो भाई अलग अलग होते हैं तो कहते हैं जरीब डलवा लो भाई। जरीब का मतलब यही है कि लोहे की जंजीर होती है और वो एक्यूरेट मेजरमेंट करती है जमीनों की भी, कितने किले टोटल। जैसे मान लेते हैं कि 12 एकड़ जमीन है, 3 भाई है, तो 3 भाई की मतलब प्रॉपर जो 4-4 एकड़ जो बनानी है जमीन को, वो जरीब के द्वारा जो है काउंट किया जा सकता है। अब पटवारी जो है गांव का नक्शा रखता है और एक नक्शे से जो भी मेल खाता है उसी व्यक्ति को जमीन दे देता है कि ये नक्शा मेरे पहले मैंने बना रखा है, यही सेम जो है इतना ही मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कई बार मार्ग होते हैं, हम लोग भाईचारे में, जैसे मान लेते हैं ये पूरा एरिया हुआ गाँव का, भाईचारे में हम लोगों ने मार्ग यहाँ से निकलवा लिया एक, ठीक है, लेकिन ये मार्ग जो है पटवारी के नक्शे में यहाँ पे नहीं है, इस जगह पे है। तो कल को जब भी जरीब वगैरह डलवाई जाएगी या जब भी कोई सरकारी काम होगा या जिस तरीके से लड़ाई वगैरह झगड़ा होता है तो ये मार्ग यहाँ से काटना पड़ेगा, ये मार्ग यहाँ बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से पटवारी के नक्शे जो है काम आते हैं। ये आप देख लीजिएगा, ऐसे सिंबल होते हैं, सीमा के लिए सिंबल ये है, चारागाह के लिए इस तरीके का, कुएं का ये, पक्की सड़कों का ये, और इस तरीके के जो आपने नक्शे यकीनन देखे होंगे आप लोगों ने, ये कपड़े का सा बना होता है और उस पर ऐसे मकानों के, जमीन के, खेतों के जो है वो नक्शे तैयार किए होते हैं, पैमाने होते हैं, उसी हिसाब से वो मापते हैं जमीन को और बता देते हैं कि तुम्हारी इतने एकड़ जमीन है। और पटवारी किसानों की भूमि का कर भी इकट्ठा करते हैं, टैक्स। आप लोगों ने कभी माड़ वर्ड सुना होगा कि जमीनों का माड़ भरना पड़ता है, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 100-150-200 रुपये इस तरीके का कोई कुछ ही होता है, ठीक है, या इससे भी कम ज़्यादा होता रहता है वो, ठीक है, लेकिन फिर भी जो टैक्स जितना भी होता है वो पटवारी को ही देना पड़ता है। और जो इसके अलावा जो है गाँव के अंदर जितनी भी फसलें उगाई जा रही है ग्राम पंचायत के दौरान, उन फसलों का ब्यौरा भी पटवारी को देना पड़ता है। क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि फसलों के मुआवजा जो है वो मिलता है, तो मुआवजा कब मिलेगा? जब पटवारी को पता होगा कि आप लोगों ने ये फसल उगाई थी। कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब कई फसल जो है चेंज कर देते हैं किसान लोग, ठीक है, बदल देते हैं, या कुएं का जैसे सिंबल है, इस जगह कुआं था, कुआं कहीं बदल देंगे, तो वो पटवारी का ही काम होता है कि बाद में उस नक्शे को भी अपडेट करना। ऐसा नहीं है कि मतलब किसानों को पूछना पड़ेगा कि मैं कुआं यहाँ खुदवा लूँ क्या, या मैं फसल चेंज कर लूँ क्या, ये नहीं है। ये पटवारी का ही काम है कि इस बार इतने एकड़ में ये गवार बोया है, इतने एकड़ में कपास बोई गई है, ये पटवारी का ही काम है सारा लेखा जोखा रखना। ये लेखा जोखा अधिकारी है, इसी वजह से इसको कई राज्यों के अंदर जो है वो लेखपाल के नाम से भी पुकारते हैं। भारत के जितने भी राज्य हैं वो तो आप सभी को ही पता है जिलों में बंटे हुए हैं। जैसे हरियाणा राज्य है तो 22 जिलों में बंटा हुआ है।
अब क्या है कि जितने भी जिला होता है उनको भी छोटे छोटे फिर खंडों में बांट देते हैं, क्योंकि देखो बहुत बड़ा प्रशासन व्यवस्था है तो उनको टुकड़ों में जो है तोड़ के चलाई जा रही है इस पूरी प्रशासन व्यवस्था को। और जिले होते हैं उनको उपखंडों में बांट देते हैं, उनके अंदर जो मालिक होते हैं उनका नाम तहसील होती है एक तो, और एक होता है तालुका। तहसील तालुका के नाम से पुकारते हैं, मतलब इनके ये नाम है। और तहसील के अंदर फिर कौन बैठेगा? तहसील के अंदर बैठता है तहसीलदार। अब तहसीलदार के काम क्या होते हैं? तहसीलदार का काम एक तो सबसे बड़ा यही है कि पटवारी के काम की देखरेख करना, कि वो ढंग से लेखा जोखा कर तो रहा है ना, वो सारा राजस्व इकट्ठा कर तो रहा है ना, ठीक है, रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड को ठीक ढंग से मेंटेन कर रखा है ना। अब क्या है कि हर किसान को क्या होता है कि कई बार अपने जमीन के रिकॉर्ड की नकल रखनी होती है, ठीक है, क्योंकि हमारा जैसे जमीन है, खेत है, उसका पूरा का पूरा मैप बना हुआ है, तो हर किसी का ये एक दायित्व बनता है कि हमारे जमीन का मैप हमारे पास हो। तो ये नकल जो है हर किसान के पास पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, वो दे रहा है कि नहीं दे रहा, सही रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है कि नहीं कर रखा। और जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग जैसे होते हैं, हमारे लिए क्या होता है कि ये कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट का होता है, शेड्यूल ट्राइब का होता है, वो जन्म प्रमाण पत्र वगैरह इस टाइप की जो चीज़ें बनती है उनके लिए भी तहसीलदार की ही आवश्यकता होती है। कई बार क्या होता है कि जमीनों की लड़ाई होती है तो पटवारी नहीं सुलझा पाता, पटवारी इवन सुलझा ही नहीं पाता। पटवारी तो बता देता है कि देखो जमीन नाप दी, फिर भी वो मानते नहीं उस बात को कि नहीं पटवारी ने गलत लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो मामला जाएगा तहसीलदार के पास और तहसीलदार के दफ्तर में ही उस मामले की जो है सुनवाई होने वाली है। और हालांकि ज़मीन की नकल अगर लेनी होती है तो उसके लिए कुछ टैक्स देना पड़ता है, शुल्क देना पड़ता है, लेकिन हर किसान को अपनी ज़मीन की नकल पाने का जरूर अधिकार होता है। और अगर नकल जो है मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलती है तो इसके लिए फिर तहसीलदार ऑफिस में जाना पड़ता है और उसकी जो है कार्रवाई करनी पड़ती है पटवारी के लिए। हालांकि आसानी से मिल जाती है लेकिन कई बार क्या है नहीं मिलती। और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पे ये नकल वाला सिस्टम आजकल तो मतलब ऐसा हो गया कि कंप्यूटराइज्ड हो गया है कि आपके घर बैठे आपकी ID वगैरह पे जो है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब आपको हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है, सॉफ्ट कॉपी पे ही है। और पहले क्या होता था, रजिस्टरों में ढूंढना पड़ता था कि इस व्यक्ति की ये नकल है, इस व्यक्ति की नकल है। अब तो क्या है कि एक नंबर होता है, उस नंबर को एंटर करते ही तुरंत उसी व्यक्ति का जो है ब्यौरा निकल के आ जाता है। इसी दौरान एक नया कानून बना है जिसको हिंदू अधिनियम धारा 2005 के तरफ से पुकार रहे हैं हम लोग। क्या है ये देखिएगा, पहले क्या होता था कि अगर किसी पिता की मृत्यु हो गई है तो उसके जितने भी बेटे होते थे ना, उन बेटों के अंदर ही जमीन बांटी जाती थी, बाकी के अंदर जो है वो जमीन को बांटा नहीं जाता था, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता था। ठीक है, मतलब कोई पिता है, पिता का अगर कोई बेटा है, उसकी मृत्यु हो गई है, मतलब उसके लिए 4 बेटे हैं तो 4 बेटे के, एक पिता के 4 एकड़ जमीन है तो 4 एकड़ के अंदर एक एकड़ जो है बांट दी गई है। लेकिन अब 2005 के कानून के बाद में क्या हुआ है कि नए कानून जो है अब बेटों के अंदर नहीं बंटेगी, सबके अंदर जमीन बंटने वाली है। बेटियों के अंदर भी बंटेगी, बेटों के अंदर भी, माँ के अंदर भी, मतलब उस पिता के जितने भी रिलेशन में आ रहे हैं सारे के सारे, उन सभी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ये नया कानून है। और यह कानून जो है भारत के सभी राज्य और के साथ में केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, उन सभी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किया जाएगा। ठीक है, या किया जा चुका है ऑलमोस्ट तक। तो अब इसे कंप्यूटराइज्ड बनाने की ही देरी है ऑलमोस्ट अब तो। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। इजी सा चैप्टर था, बहुत ही सिंपल चीजें थी समझनी हमें। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।